जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे भी ऐसे जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के मसाइल से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। आज कई मामले पर हंगामा हुआ। सबसे ज़्यादा हंगामा उस वक्त हुआ जब पीडीपी की तरफ से ऐवान में 13 जुलाई को यौम शहादत की छुट्टी की तजावीज़ पेश की गई थी। वही 13 जुलाई 1931 श्रीनगर का वाक़या जो हम सभी की निगाह में आज तक जिंदा है। बीजेपी ने इसकी सख्त मुखालिफत की और इस मामले पर हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी ने हंगामा करते हुए असम्बली से वॉकआउट कर दिया। असेंबली के अंदर जब हाउस के अंदर डिबेट हो रही थी और एक पीडीपी और जो एनसी के जो वहाँ पे जो मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, 13 जुलाई का जब जिक्र वहाँ पे आया, 13 जुलाई की छुट्टी की बात जब हुई, हमारे एलओपी साहब ने उस पर कहा कि 13 जुलाई 1931 को जो लोग मारे गए उन्हें हम शहीद नहीं मानते हैं। वो यहाँ के तब के महाराजा के अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया था, उनको हम शहीद नहीं मानते हैं। तो उस पे हाउस में शोर शराबा हुआ और जब स्पीकर साहब ने ये कहा कि इन वर्ड्स को एक्सपंज किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया है। आरिफ पठानिया जी मेरे साथ हैं और जिस तरह से अभी सदन में काफ़ी हंगामा बरपा, जिसपे पूरे अगर हम बीजेपी के सभी मेंबर्स की बात करें उन्होंने वॉकआउट किया है। पठानिया साहब, क्या वजह रही और सभी एक साथ बाहर आए हैं? काफ़ी इस समय हंगामा जो है उस दौरान देखा गया जब 13 जुलाई का और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मिल के तमाशा करना चाहते हैं। ये डिस्कशन डिबेट से डरते हैं और ये नेगेटिव माइंडसेट से एक नेगेटिव एक प्रपोजिशंस प्रोपेगेट कर रहे हैं। हमने बिल्कुल साफ और स्पष्ट अपना स्टैंड रखा है कि जम्मू कश्मीर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इररिलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, देश के विरुद्ध, देश की मुख्य धारा के विरुद्ध और आपसी भाईचारे के विरुद्ध जो भी बात चलेगी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। अगर आप 13 जुलाई की छुट्टी की बात करें, हमने कहा कि 13 जुलाई पहला सांप्रदायिक दंगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में 13 जुलाई को हुआ। उस सांप्रदायिक दंगे के जो एक्यूज थे वो एक रिलीजियस प्रीचर थे जिन्होंने मस्जिद में एक स्पीच दिया, जिसके बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी गई। जब उनको अरेस्ट किया गया और उनको छुड़ाने के लिए, उनको निकालने के लिए ये नया जेल तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ पुलिस वालों की जब बंदूक छीनने की बात की तो उन्होंने शायद फायर किए, कुछ लोग हलाक हुए उसमें। तो जो जेल तोड़ेगा, जो पुलिस वाले की वर्दी खींचेगा, जो उसकी बंदूक लेगा, वो तो ट्रेटर, वो गद्दारी है और वो कुछ नहीं। ये हमारा मानना है। तो उस समय महाराजा हरि सिंह का शासन था और वो तमाम चीज़ें थी। आप लोग महाराजा हरि सिंह की को भी उनको याद कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने जो योगदान दिया उस तरह किसी ने नहीं दिया। इसको लेकर काफ़ी अपोज भी होगा और ये वर्ड जब आपके द्वारा कहे गए वो हटाए गए, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने अपना एहतजाज जताया। हम कल फिर मजबूती से इससे बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इस एनसी का इस रुख पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि एनसी लगातार भारतीय जनता पार्टी जोर शोर के साथ बात करेगी, देश की बात करेगी, राष्ट्रवाद की बात करेगी और ये विधानसभा राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, जम्मू कश्मीर के विरुद्ध नैरेटिव का अखाड़ा ना बने, ये भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। तो यहाँ पर आरिफ पठानिया साहब बात कर रहे थे और जिस तरह से बीजेपी के मेंबर से सबने वॉकआउट किया है, उसके बाद जो है यहाँ पर अभी जो है काफ़ी हंगामा सदन में बरपा हुआ है। जब केसर टीवी के लिए ख्वाहिश पठान की। जम्मू कश्मीर बजट इजलास के तीसरे दिन असम्बली में हंगामा हुआ। डोडा से एमएलए महराज मलिक ने इलाके में बिजली बहरान को लेकर के हंगामा किया। उन्होंने कहा कि ये वो इलाका है जहाँ से साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं। लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, वहां पर भी सवालों के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, सरकार नहीं दे रही। जिस दिन चुने हुए नुमाइंदे, उन्हें सवालों का जवाब पता है। देखिए, जो 7 साल से गाँव के अंदर थे, इलाकों के अंदर थे, जो आज नेता है, वो सारे सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आज भी लिखत में उन्हें ब्यूरोक्रेट दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। वो ब्यूरोक्रेट जिसने मेरी आवाम को नचाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उसी का जवाब महराज सुनने के लिए ऐवान में नहीं आएगा। ऐवान में वही जवाब सुनेगा जो एक सड़क पे बैठा हुआ शख्स, जो ये नेता है। इन्हें सवाल भी पता है, उनके जवाब भी पता है। बस फर्क इतना है, ये इम्प्लीमेंट कब करेंगे या अपनी कार्रवाई कब करेंगे, अपनी ताकत जनता के लिए कब दिखाएंगे, उन लोगों को कब रोकेंगे। रेत का माफिया है, स्कूल का माफिया है, शराब का माफिया है, सड़क का माफिया है, अस्पताल का माफिया है। उन चीजों पर रोक कब लगेगी, उस दिन का इंतजार महराज करेगा, वरना तब तक। एलजी के खुतबे में जिन सेक्टर्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है उनमें टूरिज्म सबसे अहम है। मौकामी मईशत, इकोनॉमी की इसे रीढ़ मानी जाती है। एलजी के खुतबे पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने गुरेज़ में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम किए जाने की बात कही है। वज़ीर आला ने कहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट गुलमर्ग और पहलगाम की तरह गुरेज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने के मनसूबे पर विचार किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज्म डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन के तौर पर जम्मू कश्मीर एक दफ़ा फिर से मुल्क का सबसे अहम सयाहती मरकज़ बन चुका है। इस हवाले से वज़ीर आला ने गैर मारूफ इलाके को यानी कि ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने की बात कही है। has recently gained significant recognition as a tourist destination. In 2022, Gurez Valley received the Best Offbeat Destination Award, emphasizing its appeal as a unique and emerging tourist spot. Additionally, in September 2023, Dawar Village in Gurez was honored with the Best Tourism Village Award in the Gold category by the Union Ministry of Tourism. This accolade highlights the village's cultural richness and tourism potential. To promote Gurez as a new tourist destination, the Department of Tourism, Jammu and Kashmir, has taken several initiatives. In 2024, commercial rafting was started in Gurez for the first time ever. Besides, during the current financial year, the Department of Tourism, J&K, has projected the work with upgradation of Gurez as an offbeat destination under the current year CapEx budget 2024-25. Part B. Tourism Department shall examine the need for establishing a tourism development authority for Gurez, and the matter shall be considered. तो फिलहाल कई बड़े मुद्दे हैं जिसे हम सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ था जिसकी वजह से कई सारे कश्मीरी को श्रीनगर में जान गंवानी पड़ी थी? क्या वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठा रहे थे? क्या ये गद्दारी थी? क्या उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ गद्दारी की थी, बगावत की थी? या इस वक्त जो सियासत चल रही है, क्या पार्टियां अपना अपना मौक़िफ़ रख रही हैं? इतने बरसों से जो शहीदी दिवस चला आ रहा था या फिर उन लोगों को याद किया जा रहा था, अच्छे अलक़ाब से पुकारा जा रहा था, क्या वो गलत था? क्या अब नई आइडियोलॉजी के तहत जम्मू कश्मीर की असम्बली चलेगी और उसमें वही चीज़ें होंगी जो एक ख़ास आइडियोलॉजी को बढ़ावा देती है? उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि जो टूरिज़म का मुद्दा उठा है, टूरिज़म के ऊपर जो मुद्दा अभी चल रहा है, यानी एलजी के तमाम तर बातों का जो जवाब दिया जा रहा है, क्या उसमें वाकई काम हुआ है? पास्ट में ऑफ बीच टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात हो रही है, मसाइल वही हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ठहरने के लिए कोई इंतजामात नहीं है, तो अभी फ़िलहाल सवाल उस पर भी है। उसके बाद तीसरा जो मुद्दा आज मेराज मलिक साहब ने उठाया असम्बली के अंदर, वो है बिजली बहरान का। उसके ऊपर भी बात करेंगे और पार्टी के जो लीडरान हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्यों ऐसा सोचते हैं, और काउंटर सवाल भी। साहिल बशीर साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट शौकत अली साहब हमारे साथ पीडीपी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोफिया अरफात साहब JKNC से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साहिल बशीर साहब आपकी तरफ आएंगे और 13 जुलाई 1931 जिस पे आज काफ़ी हंगामा रहा, उस पर आपका मौक़िफ़। जी आमिर साहब, देखिए मौक़िफ़ साफ है। उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उस वक्त के जो बादशाह थे, और उस वक्त जो करनी धरनी करते थे जम्मू कश्मीर की, इंक्लूडिंग लद्दाख, उसके खिलाफ अगर आप जाते हैं तो टेक्निकली आप एक हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, और उस एक्शन में अगर कोई लॉस होता है तो टेक्निकली वो किस मायने में क्या साबित करता है, ये आजकल के मुझे लगता है लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी वक्त के हुक्मरान के साथ अगर आप एक रेबेलियन सलूक करेंगे और उसके एवज में जो आपको नुकसानात होंगे, और उसको फिर आप एक जश्न के तौर पे मनाने की कोशिश करेंगे या किसी हॉलिडे के तौर पे मनाने की कोशिश करेंगे, तो आज की जनरेशंस के लिए और आने वाले वक्त की जनरेशंस के लिए आप एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, भारतीय जनता पार्टी का। साहिल बशीर साहब, ठीक है, आपका मौक़िफ़ है वो चीज़, मैं आपसे ये समझूंगा कि अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने हुकूक की लड़ाई के लिए अगर कोई शख्स प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, और एक वो शख्स जो मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी करता है और मुल्क के खिलाफ बगावत करता है, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं है? और 1931 को 13 जुलाई के दिन जो हुआ था, क्या इन दोनों में से आप किस में शामिल कर रहे हैं, और शामिल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तारीखें आपको हमसे बेहतर पता होनी चाहिए। देखिए आमिर साहब, मैं समझता हूं उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उस वक्त के जो महाराजा थे, उनके साथ अगर कोई भी कम्युनिटी या कोई भी वर्ग अगर उसके खिलाफ जाता है, चाहे उनकी चाहे जो भी डिमांड्स है, और उस वक्त क्या वजूहात रही होंगी, गोलियां क्यों चली होंगी, नुकसानात क्यों हुए होंगे, वी कंडेम नहीं होना चाहिए था।
लेकिन लेकिन इस वक्त के जो पार्टीज है, जो इस वक्त की रीजनल पार्टीज हैं, वो उस चीज को एक ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है जी। जनरेशंस को ये माइंडसेट देने की कोशिश कर रही है कि वो एक चीज सही है और आगे भी यही करना चाहिए। इंसान कभी मुल्क खिलाफ नहीं होना चाहिए, हुक्मरानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एहतजाज करना हमारा डेमोक्रेटिक हक है, हर किसी का राइट है, करिए, आराम से करिए, लेकिन उस चीज को एक ढाल बनाना, उस चीज को एक रीजनल पार्टी एक एंटी जो है सेंटिमेंट दे रही है यहाँ के कश्मीर के अवाम के अंदर। देखिए, खाली कश्मीर की अवाम इसको नहीं मानती है, यहाँ के उस वक्त के बाशिंदे जो लद्दाख के हमारे साथ थे, जम्मू के बाशिंदे हमारे साथ थे, तो सबको मिलजुल के जो आइडियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों का फर्क है। एक ये कि आइडियोलॉजी वही होगी जो हम मानेंगे और वो उसी हिसाब से चीजें चलेंगी। अब सवाल ये है कश्मीरियों का। सोफिया अरफात साहब, मैं आपसे यकीनन मैं इस चीज का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जनाब शौकत साहब की तरफ आने की कोशिश करेंगे। शौकत साहब, इतने बरसों से आप लोग गद्दारों का जश्न मनाते रहे, उनको श्रद्धांजलि देते रहे, खराज अकीदत पेश करते रहे। बड़ा सवाल है, बीजेपी ऐसा ही कह रही है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी के जो हमारे साथी यहाँ हैं, साहिल बशीर साहब, कि आप दिल से बात करिए। आप किसी के दबाव में मत बात करिए। आप अपने दिल से पूछिए कि आप दिल से जो बोलेंगे, जो हकीकत है उसको बोलिए, हकीकत को मत छुपाइए। एक चीज। दूसरी बात, जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं गद्दार, ये तौहीन है, इसको मत यूज करिए। 1931 में जो हुआ वो आज मेरे, आपके और जम्मू कश्मीर के उन तमाम रहने वालों के लिए वो लड़ाई थी। वो इस डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई थी, वो अपनी आवाज को बुलंद करने की लड़ाई थी, वो अपने राइट्स के लिए पुरअमन एहतजाज करना जो है, जो गलत बात नहीं है। वो एक लड़ाई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी, वो आने वाली जनरेशन्स के लिए थी। और दूसरी बात, आज तक यानी कि 2019 या 20 के इस एपिसोड के बाद जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया, उसके बाद आपको गद्दार नजर आए। आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार जो थी, उसका सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलएज या बाकी वाले जो लोग हैं, वो 13 जुलाई को मज़ार शहदा पर जाते थे और वहां पर उनको दुआए मगफिरत उनके लिए करते थे। उनको वहां जो है वो उनके ऑनर के लिए जो है वो दिन मनाया जाता था, उनको खराज अकीदत पेश किया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे करते होंगे, अब आइडियोलॉजी बदल गई होगी। शौकत साहब, मैं आपसे समझूंगा, उनका कहना है सर, एक लास्ट वाली बात। तो जो बीजेपी है उसको 2019 तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया, अब वो बीजेपी के लिए गद्दार हो गए। और दूसरी बात, बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब डॉक्टर निर्मल सिंह साहब होते थे, वो एज ऑफिशियल गेस्ट मज़ार शहदा पर जाते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं उनको। उस वक्त आपको नजर नहीं आया कि ये गद्दार हैं? आप ये वर्ड यूज करके उन शहीदों को जो है उन शहीदों को जो है उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और उनके लिए उनकी तौहीन कर रहे हैं। और मैं इस बात को हम करता हूं, शौकत साहब, कश्मीर के लोगों के शौकत साहब, हो सकता है कि कश्मीर के लोगों के जज्बात मजरूह हुए होंगे। शौकत साहब, हो सकता है, मान लेते हैं कि ये उनके जज्बात मजरूह हुए होंगे, आपके भी जज्बात मजरूह हुए। सवाल सिर्फ इतना सा है हमारा कि इररिलेवेंट क्वेश्चन अचानक क्यों असेंबली में? आपको 13 जुलाई 1931 का दिन याद आता है, अभी फिलहाल जो मसाइल चल रहे हैं वो क्यों नहीं याद आता? ठीक है, वो भी एक बड़ा मसला था, हुआ और आज तक हम उस चीज को याद करते हैं, लेकिन अभी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर क्यों नहीं पीडीपी बात करती? सर, कौन सा मुद्दा है जिस पर पीडीपी बात नहीं करती है? पीडीपी तो है जो बात करती है, और कौन बात कर रहा है? आपको कोई नजर आ रहा है असेंबली में जो पब्लिक के इश्यूज को टच करता हो? और ये क्या पब्लिक का इशू नहीं है जनाब? ये हमारे 1931 के शहीदों का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। और आप हमारी फराख दिली देखिए, हम यहां तक नहीं रुके, हमने कहा 5 दिसंबर के दिन को जो है उसको भी रिस्टोर करिए। जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लीडर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो हैं,
और उनका दिन जो है उसको भी रिस्टोर करिए, और 13 जुलाई 1931 के जो शहीदा हैं उनके दिन को जो है जैसे छुट्टी मनाई जाती थी उसको भी रिस्टोर करिए। हम कोई नया दिन नहीं कह रहे हैं, और ये जेन्युइन चीजें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम बिना लॉजिक के या कोई इस तरह की बात जो असेंबली में कह रहे हैं। हम नहीं, कोई इलॉजिकल नहीं कह रहा है, इररिलेवेंट कह रहा है। अभी फिलहाल वक्त की जरूरत। पब्लिक के इश्यूज की आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो क्रिटिकल मामला है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों का मामला है। उसका बिल कौन ला रहा है, उसके कानून की बात कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। चलिए उसके ऊपर भी हम आएंगे, जरूर आएंगे, बिल के ऊपर भी। सोफिया अरफात साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सीधा। अब सवाल यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी असेंबली में नहीं हो पा रही है। क्या एनसी इस सिलसिले में बेहतर तरीके से कुछ लोगों को समझा पाएगी? क्योंकि अगर 13 जुलाई 1931 की बात की जाए तो लोगों के जज्बात उससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उन्हें शोहदा मानते हैं। देखिए, बेसिकली असेंबली में जितने भी इश्यूज उठ रहे हैं इस वक्त जी, सारे के सारे इश्यूज, चाहे वो ट्रेजरी बेंच उठा रही है या अपोजिशन के अरकान उठा रहे हैं, तो इन लोगों के ऊपर तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के ताई जितने भी इश्यूज है, चाहे वो हमारे इमोशंस से जुड़े हुए इश्यूज है या हमारे डे टू डे मसाइल से जुड़े हुए इश्यूज है, उनके ऊपर बात करें, उनके ऊपर सेर हासिल बहस करें, और उसके ऊपर खूब जितनी भी बातें हैं, जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी ओपिनियंस हैं, उनको शेयर करें वहां पे। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहे थे यहाँ पर 13 जुलाई की, देखिए 13 जुलाई का दिन ऐसा है, उस टाइम कोई एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी, हमारी मर्जी की सरकार नहीं थी। दैट वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर, और ऑटोक्रेसी में वहां पर सब्जेक्ट्स होते हैं, और सब्जेक्ट्स के भी अपने राइट्स होते हैं जो कि नहीं थे, कहीं पे दिखाई नहीं देते। नो डाउट कि ऑटोक्रेटिक रूलर्स ने अपने लिए और लोगों के लिए सड़कें भी बनवाई हूं, बाकी चीजें भी की हूं, लेकिन ऐसा है कि वो लोगों की मन की पसंद की सरकार और उनकी अपनी मर्जी की सरकार, और उनके ऊपर वो हमलावर एक फौज थी, या हमलावर नहीं कह सकते अगर थोड़े हम दूसरे अल्फाज में ये कहें कि जबरदस्ती की थोपी हुई सरकार थी। तो उस वक्त अगर लोगों ने एहतजाज किया तो उसमें एक कम्युनल एंगल हमें नहीं तलाशना होगा, जो कि अक्सर बीजेपी का तरीका रहा है कि कम्युनल एंगल हमेशा तलाश करती है। कम्युनल एंगल से हट के हमें वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखना होगा कि अगर लोग वहां पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, 70 साल से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, हमने तारीख पढ़ी है, हिस्ट्री का मुताला किया है, तो उसमें ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ अगर वहां पर लोग जमा हुए, वो एक बड़ा मशहूर वाक़ा है, और हम उन्हीं चीजों को पढ़ के, देख के, सुन के जवान हुए हैं, और अचानक से हमारे उन लोगों के ऊपर ऐसी बदतरीन तोहमत लगाई जाए सिर्फ कम्युनल नजरिए से, कम्युनल एजेंडा को लेकर, तो ये बहुत बड़ी आउटरेजियस बात है, जो कि ठीक है। आज तो आपने असेंबली के पार्ट से, रिकॉर्ड से उस चीज को हटा दिया सोफे साहब, क्या कल फिर से बीजेपी? स्पीकर साहब का ये था जी, स्पीकर साहब का ये और फर्ज बनता था कि लोगों के इमोशंस के साथ वहां पर खिलवाड़ ना हो, और जिन्होंने भी ऐसी कोशिश की तो स्पीकर साहब के पास जो भी इख्तियारात थे और जो भी उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की वो बहुत सही की। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कि अभी हमने सुना कि उनकी जो पीटीसी आई थी उसमें ये बता रहे थे कि नहीं, हम कल जोर शोर से दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे, तो क्या बीजेपी या अपोजिशन सरकार को इस लिहाज से अपना काम करने नहीं देना चाहती है? पहले ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेकर। सर यही सवाल तो हमारा है, क्योंकि मसाइल जो अभी के हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है 1931 की, बात होगी 370 35A की, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ऑलरेडी उस पर अमल हो चुका है, और ऑलरेडी लोगों के जहन में 1931 का खाका है। सवाल यह है कि अभी जो मसाइल है उस पर कैसे बातचीत हो, और हुकूमत इस चीज के लिए क्या करे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे ऑनरेबल मेंबर्स को बात समझनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं, वो चाहे वो मेनली अपोजिशन के, वो इस चीज पे बात करें, कश्मीर इशू को दोबारा से तीसरी बार, चौथी बार, कश्मीर इशू या कश्मीर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज ए पब्लिक उनको ये रिमाइंड करा दें कि इश्यूज ऑफ कश्मीर भी बहुत सारे हैं, और इस वक्त इश्यूज ऑफ कश्मीर के ऊपर ही बात करें, ना कि कश्मीर इशू के ऊपर बात करें। ये बार बार इन्वोक करते हैं कश्मीर इशू को, कहीं ना कहीं से
चाहे इसकी कोई भी चीज उसमें डाली जाती है, चाहे पड़ोसी मुल्क का नाम डाला जाता है, चाहे यहाँ पर कोई ऐसी चीजें जो इररिलेवेंट है उनको डाला जाता है, ये उठाए जाते हैं। इससे अच्छा है कि सरकार और अपोजिशन इस वक्त इश्यूज ऑफ कश्मीर के ऊपर बात करे और ऐसी चीजें सामने लाए, आवाम को राहत देने के लिए कोशिश करे। और भी जो हमारा बजट पेश होना है उसमें उन सब चीजों के लिए अपने जितने भी विजन है, अपने ओपिनियंस हैं, जहां पर लोगों की तरक्की हो उनके ऊपर बात करें। और ये जरूरी है कि जब इन सारी चीजों पे बात होगी तो स्टेप बाय स्टेप जब भी मसला आएगा ऐसा, तो उन चीजों पे भी बात होनी है, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का हो, चाहे वो पोस्ट 2019 5 अगस्त की बात हो या ऑटोनॉमी की बात हो, दूसरी चीजों की बात हो। लेकिन इस वक्त हमें एक हकीकत पसंद तरीके से ये समझना चाहिए कि इस वक्त की सरकार जो है यूनियन टेरिटरी की सरकार है और उसके पास अभी बहुत सारे कामों का उस लिहाज से तजुर्बा नहीं है जो कि यूटी सरकार को होता है। तो इसमें मैं मानता हूं कि अपोजिशन के मेंबर्स को भी शायद कहीं ना कहीं, चाहे वो जो दोबारा से चुन के आए हैं या जो पहली बार चुन के आए हैं, उनको भी वो प्रीवियस असेंबली का भी हैंगओवर है, जिसके तई वो ऐसे मसाइल उठा रहे हैं जो अभी इस असेंबली के इख्तियारात में नहीं है, या अगर नहीं भी है तो उन इख्तियारात को बहाल करने के लिए ये लोग आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमें जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं कर रहा है, यहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं करना है। इस वक्त बिजली, पानी, सड़क का मसला जो है वो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यहाँ पर जम्मू वाले लोग हों, वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखते हो, लद्दाख वाले हो, चिनाब वाले हो, पीर पंजाल वाले हो। देखिए, सब रीजनल में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस वक्त हम इन कम्युनलाइज को और अपनी सियासी रोटियां सेकने के बदले में लोगों की ताबीर तरक्की के लिए हम कोशा रहते हैं और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सरकार को अपनी सजेशंस देते। ये इस वक्त एक आइडियोलॉजी की जंग नहीं है, बल्कि एक आइडियलिस्टिक गवर्नमेंट को बनाने की और उसके हाथ मजबूत करने की जंग है जो हम इस बीच में एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या इस वक्त जिस तरीके से एनसी खुद को प्रपोज कर रही है, क्योंकि सवाल इस वजह से उठ रहे हैं कि क्या जितने भी मसाइल अपोजिशन की जानिब से उठाए जा रहे हैं, एनसी ये कह करके खारिज कर देती है कि भाई ये ऑलरेडी मैनिफेस्टो में है, तो क्या एनसी को ही हर मसाइल को उठाने का हक है, बाकी पार्टियां क्या करेंगी? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साहिल बशीर साहब, बाबा जित्तो कोड़ी बुआ का हमने बहुत नाम सुना, बहुत इज्जत है, सम्मान है उनके लिए दिल में, और मेला हर साल हम देखते हैं। सवाल यह है कि वो भी 15वीं-16वीं सदी का वाकया है, लेकिन आज तक हम मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, मेला लगाते हैं और दूर दूर से उन तारीखों को याद करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक तरह की जो है इसी तरह की 1931 के तरह का ही एक वाकया था, बस इंडिविजुअल और एक जमात और एक फर्द की तरह देखा जा सकता है। सवाल ये कि ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, क्या उन तमाम तर को हम गद्दार कह करके कि हमारे हिस्ट्री में ऐसा शामिल था, उन्हें साइडलाइन करो, हम नए सिरे से इन तमाम तर चीज़ों को नहीं चलेंगे? तो सवाल ये कि बीजेपी खास तौर पे कश्मीर में अपना वही आइडियोलॉजी थोपेगी जो उसका है सेंटर में, या फिर जम्मू कश्मीर के हित में नई चीजें पेश की जाएगी? आमिर साहब, देखिए, मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला कि कोई नैरेटिव चलाने के लिए कोई भी चीज, अगर आप किसी चीज को ढाल बनाते हो, उसको एक एग्जाम्पल बनाते हो लोगों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहां तक जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, सिंस 1947 अगर आप रिकॉर्ड अपना उठा के देख ले जम्मू कश्मीर का, यहाँ टाइम टू टाइम हर सियासी पार्टी ने अपने रोटियां सेकने के लिए कम्युनल जो है पॉलिटिकल रजीम चलाई है, एक प्रोपगेशन चलाई है। अभी मेरे दोस्त यहाँ पर पीडीपी से वो बात कर रहे थे, वो प्रेशर की बात कर रहे थे, वो बाकी चीजों की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि प्रेशर में हम पीडीपी जैसे पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, एक रीजनल पार्टी पीडीपी की तरफ नहीं है जो किसी प्रेशर के अंदर आके काम करे या किसी प्रेशर के अंदर आके जो है कि कोई स्टेटमेंट दे। इनको याद दिला दूं मैं, जब इनकी महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी और यहां जब प्रोटेस्ट हुए, हम भी मानते हैं उस वक्त भी, आप न्यूज उठा के देख लीजिए, हर एक बोलता है पीसफुल प्रोटेस्ट था। आप नंबर उठा के देख लीजिए, आप 31 की बात कर रहे हैं, इतने मार्टियर्स थे। आप तब की बात कर लीजिए, उस वक्त देखिए आप कितने लोग इन्होंने जो है मारे हैं, इनके बंदूक के दम पे, इनकी कमांड पे। तो उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, इतने नौजवान यहां पे मारे गए,
ऑन हुज बेस्ट, किसकी कमांड पे? वो भी तो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे। तो उनका दिन ये कब मनाएंगे? इनको 31 के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए इनको 31 याद है, लेकिन अपने रिजीम में जो इन्होंने किया है वो याद नहीं है। आसिया नीलोफर के केस को इन्होंने एक ढाल बनाया, इतना खून खराबा कराया, उनको क्या जवाब देंगे ये? आज उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? वो बच्चा जो तुफैल जिसकी वजह से, उसके बाद में प्रोटेस्ट की वजह से इतने लोग, जो इतने नौजवान, इतने बच्चे मरे इनकी कमांड पे, उनको क्या जवाब देंगे ये? उसको किस तरह लेके जाएंगे ये? इनको 31 याद है, वो क्यों याद नहीं है इनको? अगर इनको 31 का प्रोटेस्ट याद है, वो याद क्यों नहीं है? उनको क्या बोलते हैं ये? चलिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने उठाया साहिल बशीर साहब। इसका फौरन उस वक्त टॉफी और दूध इनको याद आता है जब अपनी हुकूमत होती थी। मैं इसको जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं, जब ये लोग हुकूमत में थे इन्होंने सही किया, लेकिन उस वक्त महाराजा की हुकूमत थी। अगर उस वक्त कोई रिबेलियन बन गया, अगर उस वक्त किसी ने प्रोटेस्ट किया, उस वक्त किसी के साथ कोई हादसा हुआ, वो गलत है। लेकिन ये साहब ठीक है, क्योंकि हुक्मरान ये थे। ये जब बोलेंगे ये ठीक है, हम जब बोलेंगे हम गलत है, हम कम्युनल है। चलिए, हम दोनों से जवाब लेंगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया और मैं चाहूंगा कि फौरन इसका जवाब भी ले लें। शौकत साहब, जिस तरीके की बीजेपी कह रही है, साफ तौर पे यही है कि इतरा रहे हो आज पहनकर नई खुबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है। देखिए, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, अगर इनको मिलिटेंसी में और हुकूमत में अगर फर्क पता नहीं है तो फिर बड़ी बदकिस्मती है। जो बात ये कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात की वजह से नौजवान हूं, बुजुर्ग हूं, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हूं, चाहे हमारे यहाँ के बच्चे हूं, यहां पर लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लेकिन मिलिटेंसी, हालात, ये सारी चीजें जो हैं ये मद्देनजर रखनी चाहिए। वहां पर एक हुकूमत के साथ झगड़ा है, यानी अगर घर में एक बच्चे को अगर कोई झगड़ा करना है तो वो अपने वालिदैन से करता है, अपने बड़ों से करता है, तो वो क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे या प्यार से समझाएंगे, उसको तरीके से समझाएंगे? तो ये फर्क भी अगर हमें बीजेपी वालों को बताना पड़े तो बड़ी बदकिस्मती है। और दूसरी बात, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले 70 साल से आप मेरे भाई इनको शोधा का रुतबा ही देते आए हैं। सिर्फ बीजेपी में जाके जब आप चश्मा दूसरा लगाते हैं ना, तो आपकी मजबूरी बन जाती है। मैं बीजेपी के प्रेशर की बात नहीं कर रहा था, मैं आपकी एज इंडिविजुअल बात कर रहा हूं कि आप जरा एज कश्मीरी, एज जम्मू कश्मीर के बाशिंदा, एक सिटीजन होने के नाते आप बात करिए कि आप पिछले 70 साल से आप जिनको आप शोधा कहते आए हैं, जिनको आप मार्टियर्स कहते आए हैं, आज बीजेपी का चश्मा चढ़ा तो आपको वो एक जो है वो रेबिलियन और गद्दार नहीं शौकत साहब, उनका साफ तौर पे कहना है। शौकत साहब, अभी मैंने उनसे पूछा था कि जो सेंटर की आइडियोलॉजी है आपकी, उसी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करेंगे, जम्मू कश्मीर को अब देखेंगे उसकी निगाह से? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई आपको उन चीजों की क्यों याद आती है जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है? आपका जो ताल्लुक जिन चीजों से, उस पर आप क्यों नहीं जवाब देते? उसके ऊपर तो फिर आप साइडलाइन हो जाते। देखिए हमें बीजेपी कौन होती है? जम्मू कश्मीर के लोग कोई उसके गुलाम हैं? ये बीजेपी तय करेगी। बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करेगी, और बीजेपी चाहती है कि जैसे हम कहें हमारी जबान बोली जाए। तो ये आपकी भूल है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जितना फेस करना था, जो चीजें, जो आपकी एट्रोसिटीज पिछले 6-7 सालों से वो फेस कर ली हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक पार्टी को अच्छा खासा मैंडेट दिया है, वो अपने राइट्स को असेंबली के अंदर बाहर वही तय करेंगे, उनके नुमाइंदे जो चुन के गए वो तय करेंगे। बीजेपी के एमएलए को किसी ने यह हक नहीं दिया है कि वो ये जो उनका मन करे उसको वो कम्युनलाइज करें, उसको वो कम्युनल कह दें, और जो उनका मन करे उसको वो जो है वो बड़ा देशभक्त कह दें। ये बीजेपी की भूल है, और इसी चीज ने, बीजेपी की यही चीजें जो हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों कि ये इस इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान में बेचा है, और वहां पर आज जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के अपने राइट्स हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर यकीन करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आइन है। हम बीजेपी के आइन से नहीं मांगते हैं,
हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मांगते हैं। इसलिए बीजेपी कोई नहीं होती है कि वो हमारी किस्मत को तय करे। लिहाजा मैं ये आपके जरिए से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी कम्युनल पॉलिसी को जो है लखनपुर के पार रखें, जम्मू कश्मीर में हम इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दें। सोफिया अरफात साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर उठे हैं, दोनों मेरे जो दोस्त है यहाँ पर, उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब भी रियासत की तरफ से यानी स्टेट की तरफ से अपने ही शहरियों पे कहीं ना कहीं ज्यादती हो, उसकी क्या भी वजह हो सकती है, वो हम सब लोग 2010 को भी बिल्कुल करीब से हमने देखा, 2016 को भी हमने करीब से देखा है। तो एक नैरेटिव वहां से निकल कर आया कि जो यहाँ के हमारे नौजवान थे उनको कोई तीसरी ताकत या जो प्रॉक्सी वार थी उनको बहकाया जाता था जम्मू कश्मीर के अमन अमान की सूरत-हाल को दरहम बरहम करने के लिए, और अपने मुल्क की सालमियत के खिलाफ उनकी मर्जी के बगैर यानी उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था कि उनके ही हाथ में पत्थर होता था लेकिन इशारा किसी और का होता था, और सामने से जो बदकिस्मती से गोली चलाने वाला होता था वो भी उनका अपना ही भाई बंधु घर का ही कोई फर्द होता था। तो इतना बड़ा सितम हम लोगों ने देखा है, इतने बड़े जो हमारे मुश्किलात है वो हमने अपनी आंखों से देखे। 2010 और 2016 ज्यादा पुरानी बातें नहीं, 10-15 साल पुरानी बातें हैं। और इन सब चीजों के बावजूद भी अगर इस वक्त यहाँ की उसी आवाम ने जो उस वक्त पत्थर फेंकते थे, जिन्होंने गोलियों के सामने और पैलेट के सामने अपनी जानें दी, उसी आवाम ने दोबारा से एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक नुमाइंदा सरकार चुनी। 70% के आसपास लोगों ने वोट दिए। उसमें वो लोग भी थे जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के थे, उसमें वो लोग भी थे जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म को चलाते थे, उसमें वो लोग भी थे जो किसी पड़ोसी मुल्क के प्रॉक्सीज थे, उसमें वो लोग भी थे जो कि बाय कन्विक्शन इंडियंस थे। सब लोगों ने मिलजुल के वोट दिए और एक भारत के आईन के तहत वोट दिए, ताकि जो भी अभी तक की गलतियां हुई है, जो भी पास्ट मिस्टेक्स हुई है, इससे रिलेटेड जहां पर प्रॉक्सी वार थी, जहां पर मिलिटेंसी थी, तो वहां पर उन गलतियों को सुधारा जा सके, कहीं ना कहीं जख्मों पे मरहम रखा जा सके। और इस वक्त जो हमारे नौजवानों को जरूरत है उनको वो सारी चीजें दी जा सके। हमारे माओ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को जो जख्म लगे हैं उनके ऊपर उनका मदावा किया जाए। तो ये सारी चीज अगर वोट के जरिए अवाम ने साबित कर दी, अब बताइए जम्मू कश्मीर के अवाम को अब दोबारा से साबित करने की क्या जरूरत है? अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इस वक्त वही कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी उनको वो हुकूक नहीं दे रही है, उनको वो काम नहीं करने दे रही है, उनको वो ताकत नहीं दे रही है जिसके जरिए से अवाम को वो सारे मदावात मिल सकते थे, जो वो सारी चीजें मिल सकती थी जिसके लिए उन्होंने उस सरकार को चुना था। तो क्या वजह है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन में? बाकी जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो स्पेशल स्टेटस हो, बाकी जो वो सेकेंडरी है, लेकिन स्टेटहुड रेस्टोरेशन और उसके बाद लोगों के तय जितने भी वादे किए गए हैं, ये मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है खाली वही काम करेगा। जमहूरियत में काम हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से जो बात निकलेगी, जो ओपिनियन निकलेगा, सही होगा तो उसको मानना ही पड़ेगा। हाँ, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में जिस चीज के साथ ज्यादा लोग इत्तेफाक करते हैं वही चीज पास होगी। ये चाहे अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं इस वक्त यही चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों ने इतनी भारी भरकम तादाद में वोट देकर जिस काज को नए सिरे से उभारा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके उसके सारी चीजों को माना है, उसके बाद अगर उनको इस वक्त पुशिंग अगेंस्ट वॉल दोबारा से वही एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसका नतीजा क्या देख लेते हैं? ये तो तबाही और बर्बादी के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर उनके सेंटिमेंट्स के साथ साथ उनकी रोजी रोटी और उनके दिन भर के मामलात और उनके जिंदगी से रिलेटेड मामलात के ऊपर अगर उनको शबखून मारा जाए तो बात तो फिर यहाँ से निकलेगी, बहुत आगे निकल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है साहिल बशीर साहब, अब चूंकि हम दूसरी चीज़ों को भी लेंगे साथ में और उन चीज़ों को भी तस्करे में लाएंगे, आपसे हम आखिरी ये समझने की कोशिश करें, कल जिस तरीके से बीजेपी ने अपना मोटो जाहिर किया है कि कल हम वॉकआउट नहीं करेंगे बल्कि नए सिरे से हम वहाँ पे एक नई प्लानिंग के तहत जाएंगे, क्या मैं समझ सकता हूँ कि क्या कुछ हो सकता है कल और क्या प्लानिंग होगी बीजेपी की कल?
देखिए आमिर साहब, बीजेपी का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है। बीजेपी पहले दिन से कहती आई है कि आप बजट पे बात करो, आप लोगों के डेवलपमेंट्स पे बात करो, आप आम को सहूलियत पहुंचाने की बात करो। इवन इफ वी आर इन ऑपोजिशन, हम शाना बशाना मिलजुल कर लोगों को जो है डेवलपमेंट की ओर, प्रोग्रेस की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाएंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन न जाने क्यों कुछ एलिमेंट्स बैठे हैं इस ऐवान में जो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ता है और इसके फिर नताइज ठीक नहीं रहते हैं। अगर कल की भी आपने ऐवान की क्वेश्चन आंसरिंग सुनी होगी या देखी होगी, आपने भी जी बिल्कुल दोनों मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एलओपी साहब ने, हमारे बाकी एमएलएज ने इनके ही मैनिफेस्टो उठा के उन्हीं के पॉइंट्स गिनवाए हैं। बिजली की बात करें वो गिनवाया है, गैस सिलेंडर्स की बात करें वो गिनवाया है, पानी की बात करें वो गिनवाया है, ड्रग्स के ऊपर बात करें वो गिनवाया है, और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शाना बशाना उनके साथ है। वो प्रपोज तो करे, वो इनिशिएटिव तो ले, वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर तो चीज का चल रहा था। चलिए, मेराज मलिक वाला जो क्वेश्चन आपने उठाया और आज की और कल की बातें असेंबली की आपने, उसके ऊपर भी हम स्विच करते हैं। लेकिन शौकत साहब से एक आखिरी जुमला ले लेते हैं उसके बाद, ताकि जो है हमारे सूफी साहब का जवाब मुकम्मल हो जाए। पीडीपी का स्टेटहुड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं देती जनाब शौकत साहब, क्योंकि उससे एनसी को फ़ायदा था। बाकी चीज़ों से चूँकि आपका सियासी एजेंडा इसमें शामिल होता है, आपका फ़ायदा सियासी तौर पे है, तो आप उन चीज़ों को उठाते हैं, ऐसा मानना है कई पार्टियों का। शौकत साहब नहीं, देखिए हमारा एजेंडा जो है, एजेंडा कोई मतलब पब्लिक के इश्यू से अलग नहीं है। पब्लिक के साथ जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वही हमारे एजेंडाज में आती हैं। तो हमारा एजेंडा जो है वो तो रहेगा। हम तो ये कहते हैं कि आप हमें 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्टेट हमें वापस दे दीजिए, और हम तो उसी की बात कर रहे हैं। हम तो स्टेटहुड की बात ही नहीं करते हैं। स्टेटहुड की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है और बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सारे करते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं आप एक सिचुएशन रखते हैं शौकत साहब, एक सिचुएशन रखते हैं। एक बादशाह है जिसका ताज उतार लिया गया है, जिसके कपड़े उतार लिए गए हैं, तो सबसे पहले अपना ताज उठाएगा या कपड़े उठाएगा? अपनी सतर को ढकेगा। ताज मेरी निगाह में जम्मू कश्मीर के लिए वही स्टेटस है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और कपड़े जो अभी स्टेटहुड की नज़र में, हमारी नज़र में, तो आपकी निगाह में पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? स्टेटहुड का, पावर का, या फिर आपके उस ताज का जो आपकी बादशाहत को बरकरार रखेगी? शौकत साहब, आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमें ताज और पोशाक एक टाइम में दे दी जाए, क्योंकि हमने जिस चीज को खोया, हम तो ये कहते हैं हमसे क्यों छीना, आप हमें वापस दें। और हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रह के बात कर रहे हैं। हम तो आइन की बात करते हैं। आइन ने दिया है, और आपने जिस सिचुएशन में छीना है वो गलत थी। चलिए, हो सकता है उस चीज पे स्विच करेंगे अगर शौकत साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर उस चीज पे स्विच करेंगे तो शायद 370 स्टेटहुड का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मेराज मलिक साहब ने बिजली का मुद्दा, बहरान उठाया था। आपकी भी हुकूमत रही, एलजी इंतजामिया साहब भी पूरा का पूरा इसमें जो है कहीं ना कहीं लेकर के चलते रहे। आज भी जम्मू कश्मीर की क्या हालत है? पेड़ों पे तार लटके हुए हैं, मीटर सबके बने नहीं है। यहाँ की हुकूमत को कहना पड़ रहा है कि भाई हमने वादा किया था, हम देंगे, लेकिन पहले मीटर तो लगा लें। तो कैसे देंगे 200 यूनिट बिजली फ्री? आप मुझे बताएं कि इतना लंबा आपका हुकूमत चलता रहा, एडमिनिस्ट्रेशन चलती रही, आपने क्यों नहीं करवाया आखिर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किया? आज की हुकूमत को ये सब सॉल्व करते करते उनका जहन दिमाग खराब हो रहा है। शौकत साहब जी, आपसे ही सवाल। देखिए जम्मू कश्मीर में जो इससे पहले की हुकूमतें रही हैं, कोशिश की है कि बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, बेसिक एमिनिटीज जो हैं, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, राशन हो, उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपने क्लेम्स तो करती है। पिछले 6 साल की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये सारी चीजों पर कहती है कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, आज भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। आप पानी की बात कर रहे हैं सर, ये लोग कहते हैं जल जीवन मिशन स्कीम हमने लाई, उसमें हर घर जल, हर घर नल लगना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का, आप थोड़ा सा वक्त आगे जाने दीजिए, सबसे बड़ा स्कीम जो है वो जल जीवन मिशन का है। और जो उसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी आप देख लीजिए, उनकी
जो है वो वहां से उनको शिफ्ट किया गया है और उसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे की पूरी इन्वॉल्व है, लेकिन हम ये चाहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए हम उस चीज को, सोफी साहब और साहिल बशीर साहब, आप दोनों से मैं सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा आप दोनों की इजाजत से। मैं आपसे यही, आपने जो कहा कि जल जीवन मिशन का जिक्र आपने निकाला है, चूंकि इस वजह से मैं शगत साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोग जल जीवन मिशन पे ही हमेशा से जिंदा रहे? क्या वही उनकी आखिरी उम्मीद थी? इससे पहले वो जल जीवन मिशन से पहले जम्मू कश्मीर को पानी नहीं मिल पा रहा था। सर क्या बात करें, जल जीवन मिशन पहुंच रहा है अलग अलग जगह पे, कुछ जगह पहुंचा है, कुछ जगह पहुंचना बाकी है, तो वो हम उसको अभी ला ही नहीं सकते। सवाल ये है कि अभी जहां पे बिजली का बहरान है, पानी का बहरान है, तो सर आज से नहीं है। शौकत साहब, आप समझते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर को जिया है आपने, आज से ये बहरान नहीं है, इतने साल से रही है, आपकी हुकूमत प्रीवियस में रही थी। इसी वजह से आपसे सवाल करने की जुर्रत कर रहा हूं कि आपने क्या किया पिछली मर्तबा जिसकी वजह से आज की हुकूमत अपने वादे तक को पूरा नहीं कर पा रही है और लोगों का बुरा हाल है? देखिए, बेसिक बात यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी बिजली तो पैदा करता है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो मरकजी सरकार का है। और आपने देखा होगा हमारे एजेंडे में आज भी है और पहले भी रहा है कि आप जम्मू कश्मीर की जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे इसके जो बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो हमारी हालत इसके ताल्लुक से जेकेएनसी से हम सवाल ले लेंगे और बीजेपी से भी लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हम पैदा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर राज कोई और करता है। हमें यहाँ पर 24 घंटे लाइट नहीं मिलती है, जबकि मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती कितनी है? 10 घंटे भी नहीं मिलती है। लेकिन अब उमर साहब आए हैं, उमर साहब ने कहा 200 यूनिट फ्री कर देंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बताएंगे इसके ऊपर कि अभी 24 घंटे लाइट नहीं लोगों को मिल पा रही है, तो 200 यूनिट अगर फ्री करते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा। हाँ, ये एक आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है 24 घंटे वाली, लेकिन हाँ उसके ऊपर भी हम आएंगे। सवाल यह है कि अगर देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं और सवाल बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं कि अब पीडीपी की हुकूमत थी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट वाला ख़त्म हो गया था, फिर बीजेपी से उस वक्त जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी अगर थी तो उससे क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं कहा कि भाई हमारा वो चीज़ें जो मुआहदा था वो ख़त्म हो चुका है, टाइम आपके पूरे हो गए, 35 साल का वक्फा गुजर गया, वापस करो। खैर साहिल बशीर साहब, सवाल ये है कि बिजली का बहरान है, एलजी इंतज़ामिया पिछले बरसों से यहाँ पे जो है हुकूमत चला रही है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, लेकिन लोगों के मसाइल जो के तू हैं, बिजली और पानी का बहरान आज तक क्यों नहीं हल किया गया? सर देखिए, मैं समझता हूं आमिर साहब कि अभी तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना भी काम किया है वो कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत ही किया है। और जहां तक मेरे काबिल दोस्त अभी स्कैम की बात कर रहे हैं तो मैं इनको बता दूं, स्कैम उन्हीं जगह होता है जहां पर पैसा होता है, और पैसा वही होता है जहां पर स्कीम होती है, और जहां पे स्कैम होता है वो स्कैम उसी 100 के अंदर किया जाता है, जो 100 मुहैया किया हो उसी के अंदर 10 का स्कैम किया जाता है। अगर ये स्कैम की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये पीआईएल कर सकते हैं, ये आरटीआई कर सकते हैं, इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये खुद बता रहे हैं कि स्कैम हुआ है तो इसका मतलब है काम हुआ है, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा स्कैम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि ये खुद एतराफ कर रहे हैं इस चीज का। दूसरी मैं इनको बात बताऊं, 2014 के बाद अगर हुकूमत में कोई सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही थी, और चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं था, चीफ मिनिस्टर इनकी मैडम थी, इनकी जो प्रेसिडेंट है मिस महबूबा, वो चीफ मिनिस्टर थी, उससे पहले उनके वालिद थे। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर का, भारतीय जनता पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर था नहीं, तो ये अगेन खुद पे ही सवाल क्रिएट कर रहे हैं कि हमने क्यों नहीं किया। तो वो आप खुद सबसे पूछे क्यों नहीं किया। जहां तक नेशनल डिफेंस की बात है, सबसे ज्यादा संसद में ये लोग रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के। बीजेपी तो कभी थी ही नहीं, वो कुछ इक्का दुक्का साल थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इतने साल रही है, अभी किस बात का रोना पीटना है। चलिए जवाब ले लेते हैं फाइनल जो आपने कहा, पीडीपी ने भी उठाया। सूफी अरफात साहब, आपके ऊपर कई सारे सवाल थे, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ और याद दहानी कराना चाहता हूँ अपने दोनों काबिल दोस्तों को, यहाँ की आवाम को भी जी। बेसिकली 1947 के बाद से, जब से जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन हुआ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, उस टाइम से यहाँ पर कभी भी
यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको सेंटर के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर काम नहीं करने दिया। इसकी कई सारी मिसालें हैं, अगर मैं आपको मिसालें दूं और अभी यहाँ पर तारीख के औराक पलटना शुरू कर दूं तो आप भी बोर हो जाएंगे और प्रोग्राम पर टाइम भी निकलेगा। तो इसमें अगर हम यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कैपेसिटी की बात करते हैं, सारी गवर्नमेंट्स जो अभी तक की पिछली 4-5 गवर्नमेंट्स का मैंने सर्वे देखा है कि 20,000 मेगावाट तक हम अभी भी इसको हार्नेस कर सकते हैं इन सब चीजों को, और इतनी सारी बिजली हमारे पास पैदा हो सकती है। लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी करीब 3-4 हजार मेगावाट के आसपास वो बिजली बना रहे हैं, चाहे उसमें डोल हस्ती हो, सलाल हो, बगलिहार 1 और 2 हो। तो इनको किस मॉड्यूल के तहत ये वहां पर तामीर किया गया, वो जाहिर सी बात है बूम के मॉड्यूल के तहत, बिल्ड, ऑपरेट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, उस फॉर्मूले के तहत उनको डेवलप किया गया वहां पर। जबकि बाकी स्टेट्स है वहां पर बूट का जो है मॉड्यूल है बिल्ड, ऑपरेट, ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसफर, यानी उसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद ट्रांसफर होता है। तो इस बिजली की मालिक वहां की लोकल रियासती सरकार होती है, और फिर वो उसी हिसाब से नॉर्दर्न ग्रिड को, जो भी इनका कंसर्न्ड ग्रिड हो, और उस ग्रिड को पावर सप्लाई देती है। और इसमें हमारे पास एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे रियासत को, जिसका बड़ा नुकसान है, वो इंडस वाटर ट्रीटी का है, उसका कॉम्पेंसेशन हमें नहीं मिला। और उसके बाद जो वाटर यूजेज चार्जेस और सेस है, अगर हम उसी को कैलकुलेट करने बैठ जाए तो यहाँ पर हमारी जो रियासती सरकार है उसको तनख्वाह के लिए और सैलरी के लिए सेंटर से चलिए वो चीजें हो सकती है। सूफी साहब, जो चीजें आपने पॉइंट गिनवाए बिल्कुल उसमें दम है, और मैं ये कह रहा हूं, मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं उसमें आपने मैनिफेस्टो में कभी भी नहीं कहा था, लोगों के दरमियान स्पीचेस में कभी भी नहीं कहा था कि भाई इन शर्तों को पूरा करोगे तब जाकर के आपको बिजली और पानी इतने इतने मुफ्त दी जाएगी। सवाल यही हुकूमतें कर रही हैं या फिर सियासी पार्टियां कर रही हैं कि तब तो आपने कुछ नहीं बोला था, अब आप कह रहे हैं कि भाई मीटर लगेगा, तार वार सही होंगे, लाइट वगैरह सही होगी, इतना बिजली मिलेगा, इतना कुछ होगा, तब होगा। नज़्म ज़ब्त के हवाले से सोफी साहब, देखिए बेसिकली हर एक गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम होता है, यानी गवर्नेंस का सिस्टम है। गवर्नेंस के सिस्टम को जाने बगैर अगर हम किसी के ऊपर बंद आंखों से विश्वास करें और बोले कि जो भी इन्होंने बात की है सच कही है और ये होकर रहेगी, तो ऐसा शायद मुमकिनात में से नहीं है। मैं इस वक्त यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी पिछले प्रोग्राम में आपसे क्लियर किया है कि आई एम नॉट द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल पार्टी की लाइन क्या होगी क्या नहीं होगी मैं उससे हट के बात करूं, बिल्कुल दिल की बात करूं। मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात करूं कि जो अवाम के दिल की तर्जमानी करती है कि ऐसी सिचुएशन में ये सब चीजें होनी चाहिए थी, और ये सब चीजें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में हैं। अगर स्टेटहुड रेस्टोरेशन के साथ साथ जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब को भी वाकई तौर पर ट्रांसफर किया जाए और एक बाकायदा ऐसा मैकेनिज्म कायम किया जाए, एमओयू नए सिरे से बनाया जाए कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी पैसा लगाए यहाँ पर, और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट का और अपना प्रॉफिट का हिस्सा लेकर चली जाए। और उसके बाद सारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं, चाहे उसमें टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, सोलर पावर से रिलेटेड हो, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, या नेशनल हाईवे से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीजें आप देखिए कि आइडियल सिचुएशन में, आइडियल सोसाइटी में तो कि एक हकीकत है कि हमने पिछले 36 साल से एक कॉन्फ्लिक्ट झेला है, और उसमें ये सारी चीजें, हमारा जो सिस्टम अपना गवर्नेंस का था वो कहीं ना कहीं हिट हुआ, पैरालाइज हुआ था कंप्लीटली, और उसको दोबारा से रेस्टोर करने के लिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोकल जो सियासतदान है उन्होंने काफी मेहनत की, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। उन्होंने धीरे धीरे हालात को इस डगर पे लाया कि आज के डेट में बाइकआउट नहीं हुआ, आज के डेट में लोगों ने आपको वोट दिया। तो अब आप बताइए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ, बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ कि अब आपको क्या चाहिए कि जिसके बाद आप सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं अब आप लोगों ने ये सब काम करने के बाद तो अब आपको सर्टिफाई हो गए, या किसी वॉशिंग मशीन में डाल के धुला के किसी और जल से नहला के वापस भेजोगे कि नहीं अब ये लोग हमारे हैं और अब ये जो चीजें मांग रहे हैं वो उनको देनी चाहिए।
चलिए, क्या ऐसे process की जरूरत है बीजेपी या को फिर क्या इतना चाहिए या जरूरत है? पीडीपी को क्या चाहिए? यकीनन इसका तो अब टाइम नहीं बचा कि दोनों हजरात से पूछ सकें, लेकिन आवाम को चाहिए बिजली, पानी, लोगों को चाहिए सुकून, लोगों को चाहिए अपने मसाइल का हल, और लोगों को चाहिए स्टेटहुड, लोगों को चाहिए वही सारे स्टेटस। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब एक ही पायदान पे होगी, जी। लोगों की भलाई जब उनका मेन एजेंडा होगा, तभी ये चीजें हो जाएगी। नहीं तो अगर दोनों अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू कर रहे, एक नॉर्थ की तरफ भागे, दूसरा साउथ नहीं की तरफ, होगा। तो बिल्कुल इस चीज को हम बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, और यकीनन आवाम भी समझ रही होगी। सोफिया अरफात साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट शौकत अली साहब, चूंकि आपसे जवाब नहीं ले पाए, लेकिन हाँ, जरूर मैं अगले प्रोग्राम में आपसे